नमस्कार विद्यार्थियों, अपनी लास्ट क्लास हुई थी। आज अपन पढ़ेंगे लास्ट वायु संचरण पढ़ रहे हैं अपन, वायुमंडलीय परिसंचरण है ना। उसमें एक टॉपिक पवने पढ़ लिया था। पवनों में अपने देखा था पवने तीन प्रकार की होती है ना, सनातनी पवने, मौसमी पवने और स्थानीय पवने। उनके साथ में वायुमंडलीय परिसंचरण में ही नेक्स्ट टॉपिक है वाताग्रह, चक्रवात, प्रतिचक्रवात। इन तीनों को आज अपन देखेंगे। नया रूप है, अब क्लास आगे से इसी रूप में चलेगी, पीपीटी मोड पर ही है ना। थोड़ी सी अक्षर और राइटिंग को लेकर थोड़ी त्रुटियां थी, तो उसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आज के बाद, क्योंकि रेगुलर क्लास है। अब अपन इसी टाइपिंग करवा के पीपीटी मोड से ही चलेंगे, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे वाताग्रह, वाताग्रह, चक्रवात और प्रतिचक्रवात। तीन टॉपिक है, इन तीनों को आज अपन देखेंगे। बहुत शानदार टॉपिक है, ठीक है। वाताग्रह क्या होता है, देखो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। ये जैसे ग्लोब है ना, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये कर्क 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये मकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये आर्कटिक और ये अंटार्कटिक। तो यहां अपन ने देखा था ध्रुवीय पवनें चलती है, इधर पछुआ पवनें चलती है, इधर व्यापारिक पवनें, इधर व्यापारिक पवनें है ना, इधर पछुआ पवनें। एक मिनट, इधर पछुआ पवनें हो जाएगी यूं, और ये हो जाएगी ध्रुवीय। नहीं, इसकी डायरेक्शन जैसे ये व्यापारिक पवनें थी, ये भी व्यापारिक, ये पछुआ पवनें और ये ध्रुवीय पवनें। कंसेप्ट अपना ये है, 60 से 65 डिग्री के आसपास जो था उपध्रुवीय न्यून दाब की पेटी थी, उपध्रुवीय न्यून दाब की पेटी है ना। तो उपध्रुवीय न्यून दाब की पेटी, ये जो बेल्ट है, ये वाला भाग, यहां देखो क्या हो रहा है, दो भिन्न स्वभाव की पवनें मिल रही है। एक आ रही ध्रुवों से, ये कैसी है, ठंडी है। एक ये जा रही देखो उष्ण कटिबंध के किनारे से, ये कैसी है, गर्म है। तो गर्म और ठंडी पवन मिलेगी, तो दोनों पवनों के मिलने से पवनों के बीच में एक ढालनुमा दीवार का निर्माण होगा। उस ढालनुमा दीवार को कहा जाता है वाताग्रह। उस ढालनुमा दीवार को क्या कहा जाता है, वाताग्रह। बहुत सीधी सरल भाषा में, दो भिन्न स्वभाव वाली, ठंडी और गर्म भिन्न स्वभाव हो गया, दोनों भिन्न स्वभाव वाली पवनों के मिलने से एक वायु के अंदर ढलवानुमा संरचना का निर्माण होता है, ढालनुमा एक दीवार का निर्माण होता है। उस दीवार को क्या कहेंगे, वाताग्रह कहेंगे, ठीक है। अब देखना आप इसमें वापस, वाताग्रह की परिभाषा क्या है, जब दो भिन्न प्रकार की वायु राशियां मिलती हैं तो उनके मध्य के सीमा क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र को वाताग्रह कहते हैं। सीमा क्षेत्र या संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वाताग्रह कहा जाता है। जब दो विपरीत स्वभाव वाली, ठंडी और गर्म, विपरीत स्वभाव की मैंने अभी बताया, ध्रुवीय पवनें और पछुआ पवनें, ठंडी और गर्म दोनों वायु राशियां मिलती है, तो वे तापमान तथा आर्द्रता संबंधी अपनी पहचान बनाए रखने की कोशिश करती है। इस कारण एक ढलुआ सीमा का विस्तार होता है। ढलुआ सीमा, एक ढलुआ सीमा का विस्तार होता है ना। गर्म और ठंडी वायु राशियां दोनों क्या करती है, अपने आप के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनके बीच में एक संक्रमण क्षेत्र बनता है, एक ढलुआ सीमा का निर्माण होता है। उस ढलुआनुमा सीमा को क्या कहते हैं, वाताग्रह। उसे ही क्या बोला जाएगा, वाताग्रह, ठीक है, याद रहेगा। वाताग्रह क्या है, दो भिन्न स्वभाव वाली पवनों के मिलने से संक्रमण क्षेत्र बनता है। संक्रमण क्षेत्र कह दो या दीवार कह दो, उस ढालनुमा दीवार को ही क्या कहा जाएगा, वाताग्रह। सीधा कंसेप्ट, ओके। नेक्स्ट, वाताग्रह को चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों का पालना भी कहते हैं, याद रखना इसको। चक्रवात और प्रतिचक्रवात का पालना भी कहते हैं, यानी उनको संरक्षण भी देते हैं वाताग्रह। फिर वाताग्रहों की उत्पत्ति हेतु आवश्यक दशाएं कौन कौन सी, देखो इसको स्टार लगा देना, याद कर लेना। सबसे पहली बात, दोनों पवनें भिन्न स्वभाव की होनी चाहिए, दोनों पवनें भिन्न स्वभाव वाली होनी चाहिए, एक ठंडी और एक गर्म। आर्द्रता में अंतर होना चाहिए, दोनों पवनों की आर्द्रता में अंतर होना चाहिए। तीसरी बात, वायुमंडलीय संचार हो, पवनें गतिशील हो, अर्थात पवनें इधर उधर
परिसंचित होनी चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन है वो वाताग्रह की उत्पत्ति के लिए इंपोर्टेंट दशा है, आवश्यक दशा है। ठीक है, पीपीटी मोड पे ये आसानी रहती है, हर चीज अच्छे से लिखी हुई होगी, आप उसको आसानी से देख के उसको नोट कर सकते हो, है ना, और कोई त्रुटि भी बहुत कम रहेगी, है ना। नेक्स्ट ये अपन ने देखा वाताग्रहों की विशेषताएं। वाताग्रह बन गए, वाताग्रह की विशेषताएं क्या है देखो, है ना। वाताग्रह की विशेषताएं है मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। पहली बात, सबसे पहली विशेषता क्या है, मध्य अक्षांशों में निर्मित होते हैं, है ना। देखें अक्षांशों की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं 0 से 30 डिग्री अक्षांश तक अक्षांश है निम्न अक्षांश, है ना। 30 से 60 डिग्री है मध्य अक्षांश और 60 से 90 है उच्च अक्षांश। ठीक है, तो वाताग्रह की सबसे पहली विशेषता क्या आई, 30 से 60 डिग्री के मध्य। ये देखो ये बेल्ट कौन सा है, 30 और 60 के बीच में ही है ना, 60 के आसपास, 60-65 के आसपास। ये देखो कि आप ध्रुवीय पवने और पछुआ पवने आपस में मिल रही है, दो भिन्न स्वभाव वाली, तो यहाँ पे एक सीमा का निर्माण होता है, उस सीमा को क्या कहा जाता है, वाताग्रह। ठीक है, नेक्स्ट, पहली बात मध्य अक्षांशों में ही निर्मित होते हैं। दूसरी बात, वाताग्रह में निम्न दाब की स्थिति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाताग्रह में प्रेशर क्या होता है, लो होता है, दाब कैसा होता है, निम्न, तभी तो पवने उस ओर आएगी। अगर उच्च दाब होगा तो पवने वहां से अन्य स्थानों की ओर जाएगी। अपन ने पढ़ा पवने उच्च दाब से न्यून दाब की ओर जाती है, वाताग्रह वाले स्थान पर निम्न दाब होता है। ये देखो आप, ये उपध्रुवीय निम्न वायु दाब की पेटी, इसीलिए ध्रुवीय पवने भी इधर झपटा मार रही है और पछुआ पवने भी इधर आ रही है, निम्न वायु दाब के क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट, वाताग्रह में तापमान में विलोमता की दशा होती है, तापमान की विलोमता अच्छे से पढ़ा है तो मैंने। साधारण वे में क्या होता है, ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटता है, इसकी विपरीत स्थिति होती है, ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटने की बजाय बढ़ता है। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, तापमान की विलोमता या तापीय व्युत्क्रमण। तो वाताग्रह में तापीय व्युत्क्रमण की दशा पाई जाती है। नेक्स्ट इसकी विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट, वाताग्रह मेघ निर्माण एवं वर्षा का संकेंद्रण होता है। वाताग्रह में मेघ निर्माण हो सकता है, बादल बनते हैं, बादल बनेंगे वर्षा होगी। ठीक है, एक वाताग्रह में चक्रवातीय दशाएं होती है तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में बनते हैं। एक वाताग्रह में चक्रवातीय दशाएं होती है अनेक वाताग्रह में, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं वाताग्रह में। फिर तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता पाई जाती है। ठीक है, फिर तीव्र वायुदाब व तापमान प्रवणता पाई जाती है। नेक्स्ट है, एक सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड, एक वाताग्रह में चक्रवातीय दशाएं, इसको थोड़ा सा देखना। हाँ, एक वाताग्रह में, वाताग्रह नहीं है, वाताग्रह में, एक वाताग्रह में चक्रवातीय दशाएं होती है तथा शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। ये लाइन करेक्ट है। फिर तीव्र वायुदाब और तापमान प्रवणता भी पाई जाती है। तीव्र वायुदाब कब होगा, जब दाब में प्रवणता पाई जाएगी, तापमान में प्रवणता भिन्नता होगी, तापमान में भिन्नता होगी। ठीक है, प्रवणता का अर्थ है वेरिएशन। फिर वाताग्रह के प्रकार, पहला है उष्ण वाताग्रह। देखो वाताग्रह के 4 प्रकार है, वाताग्रह के 4 प्रकार है। पहला उष्ण वाताग्रह। उष्ण वाताग्रह में देखो क्या होता है, यदि गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशि के ऊपर, गर्म वायु राशियां आक्रामक रूप से ठंडी वायु राशियों के ऊपर चढ़ जाती है, तो इस संपर्क क्षेत्र को उष्ण वाताग्रह कहते हैं। इस वाताग्रह में वर्षा मंद व दीर्घकालीन होती है। देखो वाताग्रह में दो भिन्न स्वभाव की पवनें होती है, एक ठंडी और एक गर्म। यहाँ पे क्या है, गर्म वाताग्रह, उष्ण वाताग्रह। इसमें कैसी कंडीशन बनती है, गर्म पवनें होती है वो आक्रामक रूप से ठंडी पवनों के ऊपर चढ़ जाती है। गर्म पवनें ठंडी पवनों के रूप में, ठंडी पवनों के ऊपर चढ़ जाती है आक्रामक रूप से, तो क्या दशा बनी, उष्ण वाताग्रह पहला। ठीक है, अब देखना दूसरा वाताग्रह शीत वाताग्रह। इसमें क्या होगा, जब शीतल व भारी वायु संक्रामक रूप से उष्ण वायु राशियों को ऊपर धकेलती है, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वाताग्रह कहते हैं। क्या होगा,
ठंडी वायु राशियां हमेशा से ही नीचे रहेगी, तो ठंडी वायु राशि क्या करती है, तेजी से गर्म वायु को ऊपर उठा देती है। पहले वाले में क्या था, गर्म वायु राशि ठंडी के ऊपर चढ़ जाती थी, तो उष्ण वातागृह। अब शीत वातागृह क्या है, ठंडी वायु गर्म को ऊपर उठा देती है। ऊपर कौन है, गर्म वायु ही है, नीचे ठंडी है, पर अब यहाँ पावरफुल कौन है, ठंडी वायु। तो ठंडी वायु गर्म को ऊपर उठा देती, धकेल देती, इस संपर्क क्षेत्र को शीत वातागृह कहते हैं। इसमें गर्म वायु का नीचे धरातल से संपर्क पूर्णतः छूट जाता है, क्योंकि नीचे पूर्ण रूप से बहुत अधिक वेग से ठंडी पवनें चलती है, तो ऊपर गर्म पवनें धरातल से उनका संपर्क कट जाता है। तो ये दूसरा हो गया शीत वातागृह। तीसरा स्थिर या अचर वातागृह। देखो इसमें क्या होता है, जब वातागृह स्थिर हो जाए, अर्थात जब वातागृह स्थिर हो जाए, अर्थात जब कोई भी वायु ऊपर ना उठे, उसे अचर वातागृह कहते हैं। न ठंडी न गर्म, कोई वायु ऊपर नहीं उठती है ना। इसमें लंबवत गति का अभाव होता है, ऊपर उठना है ना, लंबवत गति का क्या होता है, वर्टिकल वे में अभाव होता है पवनों का। वायु राशियां है, ये वायु राशियां समानांतर चलने लगती है, एक दूसरे के साथ साथ समानांतर चलती है, ठंडी और गर्म दोनों, और गति का अभाव होता है, वायु राशि समानांतर चलने लगती है, ठीक है। तब क्या बनता है, स्थिर स्थिति बन जाती है, तो उसे स्थिर या अचर वातागृह कहते हैं। पहला उष्ण वातागृह। उष्ण वातागृह में क्या था, गर्म वायु राशियां तेजी से ऊपर चढ़ जाती है। दूसरा शीत वातागृह। शीत वातागृह में क्या था, ठंडी पवनें गर्म पवनों को ऊपर उठा देती है। तीसरा ऊपर लंबवत वे में पवनों का संचरण होता ही नहीं, तो क्या होता है, साथ साथ में चलती है, गर्म और ठंडी दोनों, तो स्थिति बन जाती है, स्थिर दशा बन जाती है, इसलिए उसे स्थिर या अचर वातागृह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अधिविशिष्ट वातागृह। चौथा प्रकार क्या है, अधिविशिष्ट वातागृह, है ना। यदि एक वायु राशि पूर्णतः धरातल के ऊपर उठ जाए, तो ऐसे वातागृह को अधिविशिष्ट वातागृह कहते हैं। इसमें गर्म वायु का नीचे धरातल से संपर्क छूट जाता है। कोई भी गर्म वायु राशि, गर्म हो या ठंडी, दोनों में से एक पूर्ण रूप से धरातल से ऊपर उठ जाए, जब मान लो आइडिया लगाओ, मान लो गर्म ऊपर उठ गई पूर्ण रूप से, तो नीचे ठंडी रहेगी, तो गर्म पूर्ण रूप से ऊपर उठ गई तो नीचे धरातल से उसका संपर्क कट जाता है, तब क्या बनता है, अधिविशिष्ट वातागृह। ठीक है, अधिविशिष्ट वातागृह में दोनों में से कोई भी एक पूर्ण रूप से ऊपर उठ जाएगी, तो दूसरी उसके सारे सारे वैसे ही ऊपर उठ जाएगी, है ना। तो दोनों ऊपर उठ जाए, दोनों में से कोई एक विशेष पवन ऊपर उठ गई, स्पेशली गर्म पवन का धरातल से संपर्क कट जाता है, तो उसे बोला जाएगा अधिविशिष्ट वातागृह। ठीक है, तो ये वातागृह के 4 प्रकार थे, चारों को अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके चक्रवात, साइक्लोन, है ना, बहुत इंपोर्टेंट है चक्रवात। चक्रवात क्या होते हैं, यहां देखिए, चक्रवात होते हैं न्यून दाब केंद्र। चक्रवात क्या होते हैं, लो प्रेशर के केंद्र होते हैं, है ना। 2 चीजें याद रखनी है आपको, चक्रवात क्या होते हैं, लो प्रेशर के केंद्र होते हैं, ये लो प्रेशर के केंद्र होते हैं, है ना। अब चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध और यहां आ गया दक्षिणी गोलार्ध। देखें चक्रवात होता क्या है, चक्रवात से अभिप्राय सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र से है, जिसके चारों ओर बाहर की ओर वायु दाब क्रमशः बढ़ता जाता है, जिस कारण सभी दिशाओं से हवाएं अंदर केंद्र की तरफ प्रवाहित होने लगती है। चक्रवात क्या है, निम्न दाब का केंद्र है, उसमें केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता जाता है और पवनें केंद्र की ओर आती है। ठीक है, कैसे, देखिए यहां देखिए आप, ये निम्न दाब का केंद्र है, अब पवनें केंद्र से बाहर की ओर आएगी, पवनें केंद्र से बाहर की ओर आएगी। अगर मान लो उत्तरी गोलार्ध है तो पवनें ऐसे आएगी, घड़ी एक मिनट उल्टी कर ली, चक्रवात में पवनें उत्तरी गोलार्ध में विपरीत दिशा से आएगी, यूं उत्तरी गोलार्ध में पवनें परिधि से केंद्र की ओर आएगी, पर विपरीत दिशा से आएगी, ये घड़ी के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये उत्तरी गोलार्ध में होती है चक्रवात की दिशा, है ना। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज, इधर घड़ी चल रही है उधर क्लॉकवाइज, है ना। उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, क्लॉकवाइज। ये देखो दोनों में अंतर है, वापस देखें, चक्रवात में पवनें परिधि से केंद्र की ओर आएगी, पर
दाब है वो, जैसे मान लो यहाँ का दाब 900 मिलीबार है, तो यहाँ 910, 920, 940, फिर 960, अर्थात समझ रहे होंगे दाब है, वायु दाब है, वो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता जाएगा और पवने परिधि से केंद्र की ओर आएगी। ठीक है, यहाँ पर भी यही कंडीशन है। मान लो यहाँ वायु दाब क्या है, 900 मिलीबार है, फिर 910, 920, 940 और 960 मिलीबार, अर्थात केंद्र से परिधि की ओर वायु दाब तो बढ़ता जा रहा है और पवने आएगी परिधि से केंद्र की ओर, क्योंकि पवने हमेशा से उच्च दाब से न्यून दाब की ओर चलती है। पहली विशेष बात। दूसरी बात, थोड़ा सा कम आ रहा है ना, अब स्पष्ट आ रहा है। ओके, दूसरी बात, उत्तरी गोलार्ध में पवने, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात है वो घड़ी के विपरीत दिशा में चलता है ना, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलता है। इन दोनों दिशाओं का ध्यान रखना। आगे विशेषता हम लिखी हुई बात है, अब अपन देख रहे हैं एक एक को। लेकिन चक्रवात की विशेषता, चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं, इनमें वायु दाब केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है, केंद्र से जो जो आप परिधि की ओर जाओगे वायु दाब बढ़ेगा। ठीक है, अभी मैंने बताया, ये देखो आप केंद्र से परिधि की ओर लगातार वायु दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इनमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है, हवाएं बाहर से अंदर की ओर आएगी। चक्रवात मौसम को प्रभावित करते हैं, जिसमें वायु दाब का गिरना, चंद्रमा व सूर्य के चारों तरफ प्रभा मंडल का बनना। कभी कभार आपने देखा होगा जब ऐसी मौसमी दशाएं होती है तब चंद्रमा, प्रभा मंडल क्या होता है आपने देखा होगा अपने यहाँ पे भारत में धर्म बहुत परवान पे रहता है, हमेशा से ही हर जगह पे धर्म को श्रेष्ठ माना जाता है, पूजा जाता है। तो धर्म में जो भी देवी देवताओं के चित्र देखे होंगे आपने, तो उनके सिर के पीछे एक आभा मंडल होता है या एक चक्र घूमता रहता है ना, स्पेशली येलो कलर का। तो सूर्य और चंद्रमा के पीछे जो येलो कलर का एक आभा मंडल बनता है, वो आभा मंडल भी स्थापित होता है किसके कारण, चक्रवात के कारण। और तीव्र वर्षा का होना भी इसकी विशेषता है, चक्रवात में तीव्र वर्षा भी होती है। फिर नेक्स्ट बात, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के विपरीत, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। आपके एनसीईआरटी में दिशाएं दे रखी है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत। थोड़े से अक्सर इसमें कट हो रहे, मैं थोड़ी सी स्लाइड को छोटी कर देता हूं ना। क्या अब ठीक है? ओके, चक्रवात की विशेषताएं देख रहे थे। इनमें हवाएं परिधि से केंद्र की ओर चलती है। चक्रवात का आकार अंडाकार और गोलाकार या अक्षर के समान होता है, अंडाकार या गोलाकार अक्षर के समान, है ना। चक्रवात में मौसम को प्रभावित करते हैं, जिससे वायु दाब का गिरना, चंद्रमा और सूर्य के चारों तरफ प्रभा मंडल का, आभा मंडल का बनना, आभा प्रभा मंडल का बनना, है ना, प्रभा या आभा मंडल का बनना, आभा मंडल का बनना। फिर तीव्र वर्षा का होना। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई के विपरीत तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवनें घड़ी की सुई के अनुकूल होती है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, टेम्परेट साइक्लोन, है ना। और दूसरा कौन सा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन। टेम्परेट और ट्रॉपिकल, शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। चक्रवात क्या होता है? निम्न वायुदाब के केंद्र होता है, जिसमें वायुदाब केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है, पवनें परिधि से केंद्र की ओर आती है ना। चक्रवात सूर्य चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल बनाते हैं, है ना। चक्रवात विभिन्न मौसमी घटनाओं को प्रभावित करता है। ठीक है, ये सारी विशेषता देख लो। उसके बाद दो चक्रवात होते हैं, दोनों चक्रवात को एक एक करके देखते हैं। पहला है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये पहले वाली स्लाइड में तो मिस्टेक नहीं थी ना, सही आ रही थी। ठीक, चलो देखिए आप, सबसे पहला कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात, या इसे ही बोला जाता है बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, इसको देखें। सबसे पहली बात, आएंगे कहां? शीतोष्ण कटिबंध में, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोल दिया। शीतोष्ण कटिबंध कहां से कहां तक है? 30 से 60 डिग्री के बीच, 30 से 60 डिग्री के बीच। पहली बात, साधारण वे में जो
नॉर्मल बात है, उनको आप दिमाग में रखें। 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच आएगा दोनों गोलार्धों में, है ना, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध में, पहली बात। दूसरी बात, 30 से 60 के बीच में अपन को पता है पछुआ पवनें चलती है, तो ये चक्रवात भी किन के सहारे चलेंगे? पछुआ पवनों के सहारे, पछुआ पवनों के सहारे, पछुआ पवनों के सहारे। दो बातें तो आपको यही ध्यान में रखनी है। अब शीतोष्ण कटिबंध में चलता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। बहिरोष्ण एक्स्ट्रा, है ना, हिंदी में अतिरिक्त बहिरोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब इन चक्रवातों का निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी तथा गर्म हवाओं के मिलने से होता है। इन चक्रवातों का क्षेत्र 35 से 65 है, 30 से 60 या 35 से 65, एक ही बात, दोनों सही है। अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में, गोलाभवनीय गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ये पछुआ हवाओं के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। विशेष ध्यान रखना, पछुआ पवनों के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कहां चलते हैं? पहली बात तो शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात चलते हैं आपके कहां पे? शीतोष्ण कटिबंध में। और ये चक्रवात पछुआ पवनों के सहारे चलते हैं, तो पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। मैंने अभी आपको बताया था ये वाला भाग, ये देखो, ये पश्चिम से पूर्व की ओर चल रहा है मामला। तो इन पछुआ पवनों के सहारे ये 30 से 60 वाले भाग में, इस क्षेत्र में, ये 30 से 60 वाले भाग में ये यूं चलेंगे, ठीक है। तो 30 से 60 वाले भाग में इधर चलेगा, तो ये पछुआ पवनों के सहारे पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है। फिर शीतकाल में इनकी गति तीव्र होती है, सर्दियों में ये तेज चलते हैं। अगली बात, मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जहां से यह गुजरते हैं वह मौसमी परिवर्तन तेजी से होते हैं। जहां से भी ये चक्रवात गुजरेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय भाग, वह मौसमी परिवर्तन तेजी से परिवर्तित होंगे। यह चक्रवात ध्रुवीय वाताग्रह के साथ साथ बनते हैं तथा उत्तरी गोलार्ध में वाताग्रह के दक्षिण में उष्ण तथा उत्तरी दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है ना। इनकी विशेषताएं, उत्तरी गोलार्ध में वाताग्रह के दक्षिण में उष्ण तथा उत्तरी दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। वाताग्रह क्या है? अभी देखा था, ठंडी और गर्म पवनों के मिलने से जो ढलुआ सीमा बनती है उसे क्या बोला जाता है? वाताग्रह, ठीक है। तो मौसमी परिवर्तन तेजी से होता है। चक्रवात ध्रुवीय वाताग्रहों के साथ साथ बनते हैं, ध्रुवीय वाताग्रह। उप ध्रुवीय कटिबंध के साथ, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध के साथ में आपने देखा था, उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के साथ में जो वाताग्रह बनते थे उनके सारे ये शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात बनते हैं। यहाँ पे एक स्पेशली नोट लगा रहा हूं मैं, आप ध्यान देना। इन चक्रवातों को ऊर्जा कहां से मिलती है? वाताग्रह से। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा कहां से मिलती है? वाताग्रह से, ठीक है। इसका मतलब इसमें वाताग्रह बनते हैं, वाताग्रह बनते हैं, ध्यान रखना आप। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में नहीं बनेंगे वाताग्रह, यहाँ वाताग्रह बनेंगे और वाताग्रह से ही इनको ऊर्जा मिलती है। ये नोट लगा, इसका मतलब बात स्पेशल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, जब वाताग्रह के साथ वायुदाब कम हो जाता है तो उष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर, तो उष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में, उष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है। और अपन ने पढ़ा था जस्ट अभी, उष्ण वायु जब ठंडी वायु के ऊपर तेजी से ऊपर चढ़ती है तो कौन सा वाताग्रह बनते हैं? उष्ण वाताग्रह। तो यहां पर भी यही देखना आप, एक सेकेंड थोड़ा इसको, यहां पर क्या होता है, जब वाताग्रह के साथ वायुदाब घटता है, वायुदाब क्या होता है? घटता है, तो उष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर, ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर आक्रामक रूप से, ठंडी वायु दक्षिण दिशा की ओर हो जाती है, जिसमें उष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ जाती है और उष्ण वाताग्रह का निर्माण होता है, ठीक है। और स्त्री मेघ बनते हैं, उष्ण वाताग्रह के साथ स्त्री मेघ बनते हैं तथा वर्षा होती है। पीछे से आता हुआ शीत वाताग्रह उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है, जिससे परिणाम स्वरूप शीत वाताग्रह के साथ कपासी मेघ बनते हैं। शीत वाताग्रह उष्ण वाताग्रह की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं। अगर इस बात को मैं यहाँ पे समझाऊं आपको, तो आप ये देखें, जैसे मान लो ये ढलुआ सीमा बनती है और इस तरह से पवनें चलती है ना। ये होता है पहले उष्ण वाताग्रह, उष्ण वाताग्रह, फिर ये उष्ण
वृत्तांश, वृत्तांश का आता है पौने, ठीक है। फिर ये हो गया, ये दीवार आती है ना, ये होती है शीत वाताग्र, ये क्या हो गया शीत वाताग्र, और ये फिर हो गया शीत वृत्तांश, है ना। अब देखो पहले उष्ण वृत्तांश आता है, फिर पहले उष्ण वाताग्र आएगा। उष्ण वाताग्र के साथ में हमेशा स्त्री मेघ बने होते हैं। कौन से मेघ होते हैं? स्त्री मेघ, ध्यान देना आप। उष्ण वाताग्र आएगा, फिर उष्ण वर्तांश पवनों का समूह, फिर शीत वाताग्र, फिर शीत वाताग्र, शीत वर्तांश, शीत पवने, है ना। उष्ण वाताग्र, उष्ण वर्तांश, शीत वाताग्र, शीत वर्तांश, उष्ण वाताग्र ढलुआ सीमा ज्यों आई, इसके सारे स्त्री मेघ आएंगे, है ना। और उष्ण वर्तांश आया, उसके बाद स्त्री मेघ आए, उसके बाद उष्ण वर्तांश आया, उसके बाद शीत वाताग्र आया। शीत वाताग्र के साथ में कपासी वर्षा मेघ होते हैं, कपासी मेघ होते हैं। कौन से मेघ होते हैं? कपासी मेघ होते हैं। इनको आप ध्यान देना। देखो यही पढ़ा अपन ने, है ना, मैंने ढलुआ सीमा बनाई है, और ये यहीं पे अपने शीतोष्ण वाताग्र को पढ़ा है। यहाँ पे देखो, यहां से देखो, उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्त्री मेघ बनते हैं तथा वर्षा होती है। पीछे से आता हुआ शीत वाताग्र उष्ण वायु को ऊपर धकेलता है, जिसके परिणाम स्वरूप शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं। ये देखो, ये आया उष्ण वाताग्र, इनके साथ स्त्री मेघ, ठीक है, वर्षा होगी। फिर क्या करेगा शीत वाताग्र, ये जो भाग है ये इस उष्ण वर्तांश को धकेलेगा ऊपर, है ना, ऊपर धकेलेगा, तब क्या आएगा? शीत वाताग्र, है ना। पहले उष्ण वाताग्र, फिर क्या आएगा? शीत वाताग्र। शीत वाताग्र आया मतलब ठंडी पवनों ने गर्म को ऊपर धकेल दिया। उष्ण वाताग्र आया मतलब गर्म पवनें ठंडी के ऊपर चढ़ गई। यहाँ तेज कौन है? तेज तरार गर्म पवन है। यहाँ तेज तरार कौन है? ठंडी पवन है। ठंडी पवनों ने क्या किया? गर्म को ऊपर धकेल दिया, ठीक है। और शीत वाताग्र के साथ में कपासी मेघ आएंगे। शीत वाताग्र के साथ क्या आएगा? कपासी मेघ आएगा। देखो ये शीत वाताग्र के साथ में कपासी मेघ बनते हैं, और शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं। इनकी उत्पत्ति जल व थल दोनों में होती है। इनकी उत्पत्ति जल व थल दोनों में होती है। ये थल दोनों पर होती है। यह विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, बहुत बड़े लंबे चौड़े भूभाग को ये प्रभावित करता है, शीतोष्ण कटिबंधीय भाग। फिर इनका प्रमुख स्थान है उत्तरी प्रशांत महासागर, और फिर इसके बाद उत्तरी अटलांटिक महासागर, फिर चीन, फिर फिलीपींस, फिर साइबेरिया, और फिर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के क्षेत्र है। 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सारे उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, है ना, अधिक आते हैं जलीय भागों पर, फिर स्थल या थल पर, और विस्तृत क्षेत्र में होते हैं, ठीक है। और स्पेशली इसमें आप ध्यान रखोगे, इनमें उष्ण वाताग्र पहले आएगा, फिर उष्ण वर्तांश आएगा। उष्ण वाताग्र के सारे हमेशा स्त्री मेघ बनते हैं। फिर शीत वाताग्र आएगा, शीत वाताग्र के सारे कपासी मेघ बनते हैं। फिर शीत वाताग्र के बाद में शीत वर्तांश आएगा। इस तरह से ये वाताग्र की संरचना चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात थोड़ा अलग है। उष्ण कटिबंध कहां से कहां तक है? आपको पता है 0 से 30 डिग्री तक, 0 से 30 डिग्री के बीच में ये चलेंगे उष्ण कटिबंध। फिर दूसरी बात आपको पता है, यहाँ व्यापारिक पवनें चलती है। कौन सी पवनें चलती है? व्यापारिक पवनें। तो उष्ण कटिबंध चक्रवात व्यापारिक पवनों के सारे चलेंगे। दिशा आपको पता होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो 2-3 चीजें यहाँ आपके क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे शीतोष्ण कटिबंध में था। शीतोष्ण कटिबंध में क्या था? शीतोष्ण कटिबंध में चलेंगे 30 से 60 के मध्य पछुआ पवनों के सारे चलेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। और उनको ऊर्जा कहां से मिलेगी शीतोष्ण कटिबंध को? वाताग्र से। उसी तरह इधर देखें, उष्ण कटिबंध चक्रवात, ये उष्ण कटिबंध में चलेंगे 0 से 30 के मध्य, और 0 से 30 के मध्य में आपकी क्या होगा? व्यापारिक पवनें चलती है। तो ये उष्ण कटिबंध चक्रवात व्यापारिक पवनों के सारे चलेंगे, और ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर। आपको बता देता हूं, ये वाला भाग, इसमें ये देखो व्यापारिक पवनें के सारे चलेगा, ये 30 से 30 के मध्य, ये वाला भाग उष्ण कटिबंध के लिए पवनें चलेगी व्यापारिक, और दिशा होगी इनकी पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। इतनी बात होगी, दिमाग में सेट हो जानी चाहिए आपके।
इतनी बात सेट हो गई तो आ जाओ यहाँ पे। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये चक्रवात भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं। पहली बात 30 उत्तरी से लगा के 30 दक्षिणी अक्षांश तक, या आप कह सकते हो 30 डिग्री उत्तर कर्क और 30 डिग्री दक्षिण मकर रेखा के मध्य चलेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यह आक्रामक तूफान होते हैं, आक्रामक तूफान होते हैं। तीसरी बात, इनकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के महासागरों पर ही होती है। विशेष ध्यान रखना, शीतोष्ण कटिबंध तो महाद्वीपों पर भी बन जाते हैं, महासागरों पर भी बन जाते हैं, पर उष्ण कटिबंध केवल और केवल महासागरों पर ही बनेंगे और विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाते हैं। शीतोष्ण कटिबंध इतना नुकसान नहीं करते हैं, जबकि उष्ण कटिबंध बहुत अधिक प्रचंड वर्षा करते हैं। स्पेशली जो ही सागर का भाग समाप्त होता है, स्थल शुरू होता है उस स्थान पर, है ना, जो ही सागर समाप्त होता है स्थलीय भाग शुरू होता है, अर्थात तटवर्ती इलाकों में उष्ण कटिबंध चक्रवात ताबड़तोड़ मूसलाधार वर्षा करते हैं, अतिवृष्टि करते हैं, बहुत अधिक नुकसान करते हैं। ठीक है, इनके केंद्र में न्यूनदाब होता है, इनकी गति 32 किलोमीटर से 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। एक घंटे में 200 किलोमीटर तक जाने की क्षमता रखते हैं। इनका व्यास 80 से 300 किलोमीटर के आसपास होता है। ठीक है, उसके बाद यह चक्रवात स्थायी होते हैं, एक स्थान पर कई दिनों तक वर्षा करते हैं, तथा यह चक्रवात अधिक विनाशकारी होते हैं। इनकी उत्पत्ति सागरों पर ही होती है, स्थल पर आते ही ये क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जहां पर भी ये स्थल पर प्रवेश करते हैं वहां चक्रवात का लैंड फॉर्म कहते हैं, वहां चक्रवात का क्या हो जाता है, लैंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जहां पर भी सागर को छोड़ के, समुद्र को छोड़ के जहां पर भी तट पे प्रवेश करते हैं, तट पे प्रवेश होते ही अवरोध के कारण इसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे चक्रवात कमजोर हो जाता है और फिर क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। इसलिए बहुत कम दिनों में अतिवृष्टि करते हैं, है ना, कम दिनों में अतिवृष्टि करते हैं। और इसके विपरीत शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक दिनों में कम वर्षा करते हैं, अधिक दिनों में कम वर्षा करते हैं। ठीक है, तो देखें अब इनकी उत्पत्ति हेतु आवश्यक दशाएं कौन कौन सी है। समुद्र पर हो, पहली बात तो विस्तृत समुद्री सतह हो, सबसे पहली बात विस्तृत सागरीय सतह हो। दूसरी बात, वहां का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, तापमान कितना हो, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, 27 डिग्री सेल्सियस से तापमान क्या हो, अधिक हो। तीसरी बात, कोरियलिस बल की उपलब्ध हो, कोरियलिस बल भी हो, इसका मतलब 0 डिग्री के पास, भूमध्य रेखा के पास कोरियलिस बल है नगण्य, तो 0 डिग्री के पास में चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होती है। ठीक है, आपने देखा होगा भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से, तो भारत भी उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के चपेट में आता ही रहता है। आपने सुना होगा बंगाल की खाड़ी से चक्रवात उत्पन्न हुआ, अरब सागर में चक्रवात उठा और वो चक्रवात भारत तट से टकराया, तब तो हाहाकार मच जाता है, सारे न्यूज चैनल वाले चक्रवात आ रहा है, पता नहीं क्या होगा, है ना। और ज्यों ही स्थल से टकराता है भारत की मुख्य स्थल भूभाग से और भारत के स्थल में प्रवेश करता है, त्यों वो कमजोर हो जाता है। कभी कभार क्या होता है, अरब सागर होते हुए, अरब सागर में कोई चक्रवात उत्पन्न हुआ है तो वह क्या करता है, कच्छ के रण होते हुए राजस्थान को भी चपेटे में ले लेता है। अपने यहाँ भी बहुत सारे चक्रवात, जैसे ताउते पिछले बार आया था, बहुत अधिक विनाश किया था गुजरात और दक्षिणी राजस्थान में, है ना, हुदहुद, ताउते, ऐसे चक्रवातों का अपने यहाँ नाम है। ठीक है, ऐसे आए थे इन नामों से। तो ये चक्रवात स्थल पे आते ही क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए क्या चाहिए, विस्तृत समुद्र भाग हो, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक का तापमान हो, कोरियलिस बल जरूरी है, कोरियलिस बल होगा तभी तो पवने चक्र रूप में ऊपर उठेगी। ठीक है, कोरियलिस बल है नहीं तो पवने भंवर रूप में ऊपर उठेगी नहीं। नेक्स्ट बात, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए और कमजोर तथा निम्न दाब का क्षेत्र होना चाहिए। निम्न दाब का क्षेत्र जरूरी है चक्रवात के लिए। फिर समुद्री तल पर ऊपरी अपसरण चक्रवातों को और ज्यादा विध्वंसक करने वाली ऊर्जा, यह है विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा पहुंचे। इनको ऊर्जा कहां से मिलती है, संघनन की गुप्त ऊष्मा से। यहां मैं नोट डाल के लिख लेता हूं, जगह ही नहीं है, चलो यहां लिख लेता हूं। ऊर्जा कहां से मिलेगी, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को तो ऊर्जा मिली वाताग्र से, पर इसको ऊर्जा कहां मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी संघनन के गुप्त ऊर्जा से, संघनन के गुप्त ऊष्मा से, संघनन के गुप्त ऊष्मा से। अब ये संघनन की गुप्त ऊष्मा क्या है, जब जल वाष्प होकर ऊपर उड़ता है तब उसमें खर्च हुई ऊष्मा
इसकी गुप्त उष्मा है। ठीक है, उस जब जल संघनित आपके वाष्पित होकर ऊपर उठता है वाष्प के रूप में, तब जो ऊर्जा लगती है वो ऊर्जा ही गुप्त उष्मा है, और वही उष्मा चक्रवातों को बल देती है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात को, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ज्यादा विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है, और कपासीय स्तर मेघों से प्राप्त होती है। मेघ कौन से बनते हैं इसमें? कपासीय स्तर के मेघ बनते हैं। फिर समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से ये तूफान अधिक प्रबल होते हैं। बादलों के फटने से अतिवृष्टि भी होती है, हरिकेन पवनें प्राप्त होती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है हरिकेन पवनें। देखें लास्ट की विशेषताएं आवश्यक दशाओं में लिखा हुआ है। समुद्र तल पर ऊपरी अपसरण और अभिसरण आपको पता ही होगा। तो पवनों में ऊपर अपसरण हो, स्थल पे अभिसरण होता है, पवने लो केंद्र होता है, तो सारी आपस में आके टकराती है, ऊपर उठती है, ऊपर अपसरण हो। ठीक है, फिर लिखा हुआ है विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा मिलती है ना, संघनन की गुप्त उष्मा से। फिर कपासीय स्त्री बादल से प्राप्त होती है। फिर समुद्रों से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति होती है। पीछे से सागरीय भागों से लगातार इसमें आर्द्रता की आपूर्ति होती रहती है, और ये बहुत अधिक तेज वर्षा करते रहते हैं, और जो ही पीछे से आपूर्ति बंद हो जाती है तो स्थल पे जाके ये समाप्त हो जाते हैं। फिर कभी कभार बादलों के फटने से अतिवृष्टि भी प्राप्त होती है। इनकी स्पीड वेग 250 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। पहले वाला तो 200 तक ही था, ये 250 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गति करता है। ठीक है, फिर देखें नेक्स्ट, ये दे रखा है इसका एक प्रारूप, डायरेक्शन ऑफ स्टॉर्म। देखिए चक्रवात में ये चक्रवात है, ये देखो आप, ये 200 किलोमीटर की इसकी परिधि है। 200 किलोमीटर क्या है? परिधि है। चक्रवात के बीच में एक आई होती है जिसे चक्षु कहा जाता है। इसे क्या बोला जाएगा? चक्षु। चक्रवात की आंख, चक्षु नहीं दिख रहा है क्या? ये लो, ये आई है चक्षु, चक्रवात की आंख कहते हैं। ठीक है, ये चक्रवात के केंद्र में होती है बिल्कुल। इस आंख के ऊपर मंद गति से धीरे धीरे पवनें क्या होती है? सबसिडिंग होती है, पवनों का अवतलन होता है। यहाँ पवनों का क्या होता है? अवतलन होता है। जहां भी पवनें अवतलित होती है वहां वर्षा नहीं होती है, अर्थात चक्रवात के मध्य भाग में वर्षा नहीं होगी। फिर देखो ये चक्रवात की ये चक्षु दीवार होती है, ये क्या? चक्रवात की चक्षु दीवार। इधर भी चक्षु दीवार, ये चक्रवात का केंद्र भाग और ये चक्षु दीवार, दोनों और केंद्र के दोनों साइड में चक्षु दीवार, आई वॉल। ठीक है, फिर इससे ये रेन बैंड निकलते हैं, और रेन बैंड के साथ में ये कुमुलोनिम्बस बादल होते हैं, तो क्या करेंगे? वर्षा करेंगे। सबसे पहले ये भाग आएगा, वर्षा आएगी, कुमुलोनिम्बस भाग आगे का रेन बैंड आएगा, वर्षा करेगी। उसके बाद कुछ 1-2 दिन के लिए वर्षा रुकेगी, फिर चक्रवात आगे बढ़ेगा तो पीछे वाला भाग आएगा, ये वाला रेन बैंड का भाग, और इससे कुमुलोनिम्बस बादल बनेंगे, वो क्या करेंगे? वापस वर्षा करेंगे। तो देखो आपने यही देखा होगा चक्रवात में, चक्रवात वर्षा करता है, और वर्षा के जस्ट 2 से 3 दिन वर्षा नहीं होती है, फिर 2 दिन बाद वापस वर्षा शुरू हो जाती है। तो वर्षा होने के बाद जो गैप आता है उस समय चक्रवात की आंख आती है, चक्रवात का चक्षु पे वर्षा नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें पवनें मंद गति से अवतलित होती है, और जहां पर भी पवनें नीचे उतरती है वहां कभी भी वर्षा नहीं होगी। पवनें जहां पर भी ऊपर उड़ती है वो ऊपर जाके समवन के माध्यम से संघनन बन के वो वर्षा कर लेती है, पर जहां पर भी पवनें अवतलित होती है वहां वर्षा नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका अवतलन वाला भाग। पहले ये भाग आएगा, वर्षा करेगा, फिर चक्षु आएगी, चक्षु में बारिश नहीं होगी, वर्षा बंद हो जाएगी, फिर अंतिम भाग आएगा, वर्षा करेंगे। इस तरह से चक्रवात आगे गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह को आपको आराम से इसकी डायरेक्शन है ये समझना है। इस तरह से चल रहा है ये, पहला भाग ये आएगा, फिर चक्षु, फिर अंतिम भाग। पहले भाग में वर्षा होगी, फिर वर्षा रुकेगी, फिर वापस वर्षा होगी। तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना है। ठीक है, अब देखें आगे इनके स्थानीय नाम। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को स्थानीय नाम अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा गया। जैसे पश्चिमी द्वीप समूह में इनको हरिकेन कहा जाता है, मैक्सिको खाड़ी के आसपास वाले भाग में हरिकेन कहा जाता है। फिर पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में से टाइफून कहा जाता है। नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको यहीं से प्रश्न आया तो आपके आएगा, अच्छे से याद करना। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज कहा जाता है। ये प्रश्न विली विलीज वाला को 10 बार आरपीएससी ने और अलग अलग बोर्ड ने अलग अलग एग्जामों में पूछ लिया है। ठीक है, फिर
हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहते हैं, भारत में भी अपन चक्रवात कहते हैं, जापान में टाइफू कहते हैं, फिलीपींस द्वीप समूह में बाग्यो कहते हैं। क्या कहते हैं? बाग्यो। और मिसिसिपी घाटी में टोर्नेडो कहते हैं, टोर्नेडो। ठीक है, टोर्नेडो के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। टोर्नेडो बहुत अधिक 15-20 मिनट के अंदर ही बहुत अधिक तबाही मचा देता है, 15-20 मिनट ही आता है और इतना भयंकर होता है कि आप कभी इसको यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे टोर्नेडो देखना, आपको पता चलेगा कई सारी कारें, गाड़ियां, 4 व्हीलर तक उड़ जाती है। इतना भयंकर तूफान होता है, ये शक्तिशाली होता है और 15-20 मिनट में तबाही मचा लेता है। 15-20 मिनट ही इसका जीवन काल होता है। टोर्नेडो मिसिसिपी घाटी यूएसए में है ना, कहां पे तबाही मचाता है? ये यूएसए में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के नाम हो गए। टोर्नेडो स्पेशली अप्रैल मई में बहुत अधिक आते हैं। कौन से महीने में अधिक आते हैं? अप्रैल मई में। अब इसको नोट करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना प्रति चक्रवात। अब देखो चक्रवात में क्या पढ़ा? चक्रवात न्यून दाब के केंद्र होते हैं और चक्रवात के 2 प्रकार है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात शीतोष्ण कटिबंध में चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर पछुआ पवनों के सहारे चलते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है? उष्ण कटिबंध में चलते हैं, व्यापारिक पवनों के सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। ठीक है, फिर इनके स्थान और इसके विशेषता और इनके नाम देखे। अब प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात जस्ट विपरीत किसके? चक्रवात। चक्रवात न्यून दाब के केंद्र होते हैं, प्रति चक्रवात क्या होंगे? उच्च दाब के केंद्र होंगे। अच्छा, एक चीज यहां पे इसमें नोट कर लेना भैया, चक्रवात में ओके, यहाँ लिखी हुई पहले आगे चक्रवात की दिशा बता रहा था मैं, उष्ण हो चाहे शीतोष्ण। उत्तरी गोलार्ध में तो ये घड़ी के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलेंगे। अब बात करते हैं प्रति चक्रवात, है ना। प्रति चक्रवात क्या है? प्रति चक्रवात उच्च दाब के केंद्र है। प्रति चक्रवात शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने 1861 में। ठीक है, इसको आप याद रखना, पहली बात। दूसरी बात, मुख्य रूप से प्रति चक्रवात 30 डिग्री अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में महासागरों पर स्थायी रूप में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? महासागरों में। ठीक है, स्लाइड को थोड़ा सा स्मॉल करता हूं ताकि स्पष्ट दिखे। ओके, प्रति चक्रवात स्पेशली 30 डिग्री के सहारे महासागरों पर स्थायी रूप से पाए जाते हैं। यह वर्ताकार समवायुदाब रेखाओं के द्वारा घिरा एक ऐसा क्रम होता है जिसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है। इसके केंद्र में क्या होता है? उच्च वायुदाब होता है, ध्यान रखना। तथा बाहर की ओर वायुदाब क्रमशः घटता जाता है। केंद्र से परिधि की ओर वायुदाब घटेगा, इसमें प्रति चक्रवात में। और चक्रवात में क्या बढ़ा था? केंद्र से परिधि की ओर जाने पर वायुदाब बढ़ता था, तो यहाँ पे वायुदाब क्या हो रहा है? घट रहा है। इसमें हवाएं केंद्र से परिधि की ओर चलती है, जबकि पहले क्या था? पहले था परिधि से केंद्र की ओर, बिल्कुल ही विपरीत है। तभी तो प्रति शब्द लगा आगे, प्रति चक्रवात। एंटी साइक्लोन, पहले था साइक्लोन, अब एंटी साइक्लोन। ठीक है, परिधि की ओर चलती है। यह चक्रवातों से अधिक विशाल होते हैं आकार में। हवाओं की गति मंद और स्थायी होती है। हवाएं शीतल, आकाश स्वच्छ रहता है, इतना कोई बारिश भी होती नहीं है ना। हवाएं उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चलती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज चलती है। इसको अंडरलाइन कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवात में तो क्या था? उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। और प्रति चक्रवात में क्या है? उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दिशाएं इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब क्षेत्र में भी उत्पन्न होते हैं। बस प्रति चक्रवात में इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, फिर अब लास्ट आता है, एक है तड़ित झंझा। आपके टॉपिक दे रखा है थंडर स्टॉर्म, है ना। तड़ित झंझा उष्ण आर्द्र दिनों में प्रबल संवहन के कारण उत्पन्न होते हैं। ये एक पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ है ना। उष्ण आर्द्र दिनों में क्या होता है? संवहन के माध्यम से पवनें बहुत तेजी से ऊपर उठती है। संवहन के माध्यम से पवनें बहुत तेजी से ऊपर उठती है और ऊपर उठती पवनें क्या करेगी? ऊपर जाके कपासी वर्षा मेघ का निर्माण करेगी। कपासी वर्षा मेघ का निर्माण करेगी, जो गरज में बिजली उत्पन्न करते हैं। और यह अत्यंत विध्वंसक स्थानीय तूफान है ना। होता क्या? बहुत तेज गति से पवनें ऊपर उठती है और संवहन के माध्यम से संघनन के रूप में कपासी वर्षा मेघ बनते हैं। और कपासी वर्षा मेघ भयंकर विध्वंसकारी होते हैं और ये स्थानीय तूफान कहलाते हैं।
ये क्या कहलाते हैं? स्थानीय तूफान कहलाते हैं। फिर जब ये कपासी वर्षा बादल अधिक ऊंचाई तक चले जाते हैं जहां सामान्य तापमान 0 से कम रहता है तो इसे ओले बनते हैं, और अधिक ऊंचाई पे जाने पे तापमान जो ही नेगेटिव में जाता है तब वो जाके वहां पे क्या बन जाते हैं? संघनन, आपका संघनन के रूप में ओले बनते हैं। ठीक है, अब ओले बनते हैं, अब ओलावृष्टि होगी। वर्षा कैसी होगी? ओलावृष्टि। किसमें? तड़ी जंजा में। ठीक है, ओलावृष्टि होती है और आर्द्रता कम होती है। आर्द्रता है, देखना, आर्द्रता कम होने पर ये तड़ी जंजा धूल भरी आंधियां भी लाते हैं। कभी कभार क्या होता है? आर्द्रता कम होती है तो धूल को ही ऊपर उठा देती है पवनें, और धूल को अपने साथ में ले जाती है, जिसे अपन आंधी कहते हैं। तो ये धूल भरी आंधियां ले आती है, आर्द्रता नहीं होती है तो। फिर तड़ी जंजा में उष्ण वायु का प्रबल ऊर्ध्व प्रवाह होता है। ऊर्ध्व का अर्थ ऊपर की ओर, लैटिट्यूड, है ना, ऊर्ध्व प्रवाह होता है। कभी कभी तड़ी जंजा से वायु आक्रामक रूप में हाथी की सूंड की तरह सर्पी लहरों करती है। इसमें केंद्र पर अत्यंत कम वायुदाब होता है तथा यह भयानक विनाशकारी होती है। इस पूरी परिघटना को टोर्नेडो कहते हैं। पूरी घटना को क्या कहेंगे? टोर्नेडो। ठीक है, फिर टोर्नेडो सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं। समुद्रों पर टोर्नेडो को जल स्तंभ कहते हैं। इसको ध्यान देना, वाटर स्पॉट, है ना, जल स्तंभ। समुद्र पर टोर्नेडो को क्या कहते हैं? जल स्तंभ। तूफानों में स्थितिज व ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है ना। अब टोर्नेडो कैसे चलता है? ऐसे हाथी की सर्पिलाकार सूंड के रूप में नीचे से इस वे में चलता है, इस वे में। और अभी मैंने बताया टोर्नेडो मिसिसिपी घाटी में ज्यादा चलती है ना, मिसिसिपी नदी घाटी में ज्यादा चलती है, नदी घाटी में, यूएसए में, है ना। इसका 15 से 20 मिनट का जीवन काल होता है, 15 से 20 मिनट का जीवन काल होता है। और सर्वाधिक आता है वो अप्रैल मई में आता है। सर्वाधिक किसमें आता है? अप्रैल मई में आता है सर्वाधिक। बहुत खतरनाक होता है और बहुत अधिक नुकसान करता है 15-20 मिनट में। ठीक है, इस वे में हाथी की सूंड की तरह सर्पिला का रूप में ये चलता है। कौन? टोर्नेडो। ठीक है, हाँ, मिसिसिपी घाटी, ये देख लो, ये स्थानीय नाम था किसका? उष्णकटिबंध चक्रवात का। और यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रूप ही बना है आपके ये टोर्नेडो, ये लिखा हुआ देखो, ताप ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है टोर्नेडो को। ठीक है, तो ये क्या देखा लास्ट में? तड़ी जंजा। तड़ी जंजा क्या एक तरह का ये भी चक्रवाती है ना, ये भी क्या एक तरह का चक्रवाती, बहुत अधिक तेज प्रबल संबंध पवनें क्या करती है? तेज गति से ऊपर उठती है, कपासी वर्षा मेघ का निर्माण करती है। आर्द्रता अधिक होगी तो ओलावृष्टि होती है, आर्द्रता नहीं होगी तो अपने साथ में रेत को ही ले जाएगी और धूल भरी आंधियों का निर्माण करेगी, धूल भरी आंधी आएगी। और इन टोर्नेडो को आपके समुद्रों पर जल स्तंभ कहते हैं, इसको आप ध्यान रखना। समुद्रों पर टोर्नेडो को क्या कहते हैं? जल स्तंभ। ठीक है, फिर आपका तूफानों में स्थिति और ताप गति ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से ये थी आज आपकी क्लास, चक्रवात, प्रतिचक्रवात और वातावरण। बहुत इंपोर्टेंट क्लास थी। अब आप इस पीपीटी रूप में अच्छे से अपन क्लासों को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज इतना ही, मस्ती से पढ़ते रहे, इंतजार करें, जो मैंने कहा वही होगा, है ना, होगा वही जो वर्मा जी ने कहा है। इसलिए आप तो आराम से मस्ती से पढ़ते रहे अपने एनसीईआरटी सिलेबस के साथ। 9-10 की जो राजस्थान अध्ययन है उसके आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पढ़ते रहे। ठीक है, और मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।